हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम दुबे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड शूट। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो रूट और शूट होता है प्लांट के एक वाइटल ऑर्गन्स हैं और ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम रूट की अगर हम बात करें तो रूट एंकरेज का काम करता है, रूट न्यूट्रिएंट और वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। वेयर एज शूट की अगर हम बात करें तो शूट जो है वो प्लांट के और भी ऑर्गन्स को क्या करता है, अपने में सपोर्ट देने का काम करता है। उसके ऊपर ही सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं लगी हुई। ठीक, जैसे हम बात करें फ्लावर्स की, वैसे हम बात करें फ्रूट्स की, ब्रांचेस की, लीव्स की, वो सब किसमें आपको देखने मिलेगी, स्टेम में भी देखने मिलेगी। ठीक, बट मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? मॉडिफिकेशन इसलिए हो रहा है कि जब प्लांट को कोई एक्स्ट्रा नीड पड़ती है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन की नीड पड़ती है, कोई स्पेसिफिक जरूरत पड़ती है, तो प्लांट अपने मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज करता है और वो किसमें, एक तरीके से उसके जो भी वाइटल ऑर्गन्स होंगे वो मॉडिफाई होकर उस फंक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे रूट के बेसिक फंक्शंस, उसका मॉडिफिकेशन, शूट उसके बेसिक फंक्शन और उसका मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, कि दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन मॉर्फोलॉजी में चेंज होना ताकि परफॉर्म किया जा सके सर्टेन स्पेशल फंक्शंस, ठीक, जो कि नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा अलग हो। ठीक, रूट के बेसिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो रूट का जो बेसिक फंक्शन होता है सबसे पहला होता है एंकरेज। एंकरेज की बात करें तो एंकरेज क्या होता है? एंकरेज का मतलब होता है एक तरीके से पकड़ के रखना। ठीक, एंकर यानी कि एक तरीके से पकड़ के रखना, और ये क्या करता है, सॉयल में प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या करता है, होल्ड करने में मदद करता है। ठीक, यानी कि प्लांट के बाकी पार्ट को भी क्या करता है, एक जगह पे होल्ड रखने में मदद करता है। वेयर एज न्यूट्रिएंट और वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। जब रूट हेयर से और जाइलम से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो ये क्या करता है, साथ ही साथ मिनरल्स को भी जो है ले लेता है, जिससे प्लांट को माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के दोनों जो है मिल जाते हैं। ठीक, अब इसके मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका पहला मॉडिफिकेशन आपको फ्लैशी टैप रूट देखने मिलेगा। ठीक, यानी टैप रूट जो हो रहा है फ्लैशी हो जा रहा है, और इसमें 3 एग्जांपल्स हैं, दैट इज द कोनिकल टैप रूट, फ्लैशी टैप रूट, फ्यूजिफॉर्म फ्लैशी टैप रूट एंड नेपीफॉर्म फ्लैशी टैप रूट की बात करें तो कोनिकल में एग्जांपल क्या हो गया, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म में हो गया रेडिश एंड नेपीफॉर्म में हो गया टर्निप एंड बीटरूट। तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका, एक चीज और देख लेते हैं सबसे पहले, टैप रूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैप रूट सिस्टम। ठीक, एक रूट का सिस्टम है। हमें मालूम है कि प्लांट जब ओरिजिनेट होता है तो वो सीड से ही जर्मिनेट होकर प्लांट के सारे ऑर्गन्स निकलते हैं। तो सीड का जब भी जर्मिनेशन होगा तो सीड के जर्मिनेशन से 2 हिस्से सबसे पहले निकलेंगे। ठीक, एक होता है प्लूम्यूल जो कि किसको बनाता है, शूट को जो है ओरिजिनेट करता है, और दूसरा होता है रेडिकल जो कि रूट को ओरिजिनेट करता है। रूट जब निकलेगा, जब रूट निकलेगा रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट अराइज होगा, तो उसमें सबसे पहला जो रूट का पार्ट निकलेगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। देन इसके बाद ब्रांचिंग होती है, जैसे मैंने बोला कि ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट में सबसे पहली जो ब्रांचिंग होगी तो वो क्या होगा, सेकेंडरी रूट, और उसमें अगर ब्रांचिंग हो रही है तो टर्शियरी रूट, और उसके बाद जो है आगे की ब्रांचिंग होती है। ठीक, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट हमेशा क्या होता है, काफी ज्यादा लॉन्ग देखने मिलेगा आपको। ठीक, इसमें दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट, और इसमें 3 तरीके के मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे पहला होता है कोनिकल रूट, जो है कोनिकल फ्लैशी टैप रूट की बात करें तो ये कोन शेप का दिखाई देता है, कोन के समान शेप का आपको दिखाई देता है, पर इन्वर्टेड कोन जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक, इसमें प्राइमरी रूट का ही मॉडिफिकेशन है ये। ठीक, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बेस ऐसा समझिएगा। ठीक, ये सॉयल है, यहां से जब रूट ओरिजिनेट होगा, हमें मालूम है कि रूट हमेशा किधर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ ये आपको एपिकल मेरिस्टम देखने मिलेंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एपेक्स कहलाएगा। ठीक, और सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, बेस, और जहां पे ग्रोथ लगातार हो रही है, आगे बढ़ रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आपको एपेक्स कहलाएगा। ठीक, अब इधर देखिए, बेस वाला हिस्सा हमेशा यहाँ पे क्या होता है, आपको काफी ज्यादा थिक दिखाई देगा।
ठीक, यानी कि एक ऐसा टैप रूट मॉडिफिकेशन है प्राइमरी रूट का जिसमें आपको बेस काफी ज्यादा थिक देखने मिलेंगे और जैसे ही धीरे धीरे एपेक्स की तरफ मूव करेंगे, एज वी गो डाउन टूवर्ड्स द एपेक्स, ये धीरे धीरे क्या होगा, नैरो होगा, टैपर का मतलब होता है नैरो, दबता चला जाएगा और इसमें से ही निकलते हुए आपको थिन थ्रेड लाइक सेकेंडरी रूट्स दिखाई देंगे, जिसको क्या कहा जाता है, इसका एक एग्जांपल क्या है, कैरेट है। कैरेट का डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है। कैरेट को अगर हम ध्यान से देखें तो कैरेट में भी यहाँ पे देखिएगा ये वाला हिस्सा जो है, बेस वाला हिस्सा काफी ज्यादा थिक है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो ये टैपर कर रहा है और इसमें से थ्रेड के जैसे आपको सेकेंडरी रूट्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोनिकल रूट का एग्जाम्पल है, दैट इज कैरेट। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो वो फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप्ड की बात कर रहे हैं हम। फ्यूजिफॉर्म में इसको स्पिंडल शेप भी कहा जाता है और इसमें भी प्राइमरी रूट का ही एक तरीके का क्या देखने मिलेगा, आपको मॉडिफिकेशन देखने मिलेगा। ठीक, इसमें बेस जो होता है, ऐसे मैं बात करता हूं कि यहां से स्टार्ट होते हैं, बेस भी आपको थिन देखने मिलेगा, नैरो हो रहा है, टैपर हो रहा है और धीरे धीरे इसका जो एपेक्स होता है वो भी नैरो होता चला जाता है। ठीक, बाकी के पार्ट जितने हैं वो आपको क्या देखने मिलेंगे, यूनिफॉर्मली थिक आपको दिखाई देंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है रेडिश, और रेडिश में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल है विच इज अ फ्यूजिफॉर्म रूट, रेडिश की बात कर रहे हैं। ठीक, थर्ड जो टाइप है वो आपका है कोनिकल रूट की बात करें तो कोनिकल रूट में आपको स्टार्टिंग में तो सारी चीजें थिक देखने मिलेगी, जैसे ही आप एपेक्स की तरफ जाओगे तो एपेक्स में जाते जाते अचानक से उसमें अब्रप्टली थिकनेस जो है, थिननेस आपको देखने मिलेगी, टैपरिंग देखने मिलेगी, यानी कि जैसे ही आप एपेक्स में आओगे तो ये एक तरीके से एब्रप्टली यानी कि अचानक से बहुत शार्प जो है नैरो होता चला जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक, अचानक से एपेक्स में जैसे आया तो एक शार्प थिननेस आपको इसमें दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, टर्निप और बीटरूट इसका एग्जाम्पल हो गया है, यहां पे डायग्राम में आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट के लिए रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक, सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो एग्जांपल इसमें दिए गए हैं विच इज प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट, दोनों जो है इसके एग्जांपल है और ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। एक चीज याद रखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। ठीक, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये दोनों का दोनों एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक, क्या है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देगा। ठीक, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट की अगर हम बात करें तो प्रॉप रूट में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉप रूट के बारे में। ठीक, और प्रॉप रूट में जिसको हम क्या एक और नाम से जानते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिलर रूट, इसको क्या कहा जाता है, पिलर यानी खंबे की तरह ये रूट है। सबसे पहले एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है। ठीक, हमें मालूम है कि सीड के जर्मिनेशन के दौरान, सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल जो वाला पार्ट होता है, रेडिकल से जो भी पार्ट रूट का निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक तरीके से टैप रूट कहते हैं। ठीक, पर अगर रूट ओरिजिनेट हो रहा है रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से, किसी और भी जगह से हो रहा है, विद दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस। ठीक, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि स्टेम से, तने से जो है रूट का निकलना चालू हुआ है, तने से रूट निकल रहा है और ये एग्जाम्पल है बनियान ट्री का। ठीक, और ऐसे इस रूट को क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट कहा जाता है और पिलर रूट कहा जाता है। ठीक, पिलर रूट इसलिए क्योंकि ये देखिए खंबे के समान दिखाई दे रहे हैं और ये एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन से, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे जो रूट होता है वो अराइज होता है रेडिकल के अलावा। ठीक, यानी एडवेंटिशियस रूट का मतलब ही होता है रूट अराइज होगा अपार्ट फ्रॉम रेडिकल के अलावा किसी और जगह से होगा। यहाँ पे कहाँ से हो रहा है, इसके स्टेम के ब्रांचेस से आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक, स्टेम के ब्रांचेस से ये ओरिजिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम मिल जाएगा विच इज अ पिलर रूट, और ये नीचे देखिए आ जा रहे हैं, सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं, ये सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि बनियान ट्री एक प्राइमरी स्टेम के सपोर्ट से खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कैनोपी बहुत लार्ज होती है, वो गिर सकता है, इसलिए उसमें क्या होता है, एक क्लिंगिंग रूट्स भी बोल सकते हैं उसको। बहुत सारे ऐसे नहीं होते जो जमीन में चले जाते हैं, बहुत सारे लटकते भी रहते हैं और बहुत सारे इतने नीचे आ जाते हैं कि वो जमीन के अंदर जाके एक पिलर जैसा शेप ले लेते हैं विच इज कॉल्ड प्रॉप रूट और पिलर रूट। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, बनियान ट्री हो गया। ठीक, नेक्स्ट इज द स्टिल्ट रूट।
स्टिल्ट रूट में भी ये भी सपोर्ट के लिए होता है। ये सपोर्ट के लिए इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको देखने मिलेंगे नेचर में जो कि क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉड शेप के होते हैं, जो कि थिन होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं। उनमें सपोर्ट के लिए क्या होता है, स्टिल्ट रूट देखने मिलता है। स्टिल्ट रूट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है, देख इट अराइजेस फ्रॉम द स्टेम के बेसल पार्ट से। मान लो अगर मैं बात करूं तो ये स्टेम है, ये स्टेम का कौन सा हिस्सा है, ये स्टेम का बेसल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टेम का जो बेसल पार्ट है यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक, बेसल पार्ट से एज थिक सपोर्टिंग रूट, यानी कि ये ओरिजिनेट होंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, सॉइल को पेनिट्रेट करेंगे और उसको सपोर्ट यानी कि आपके प्लांट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट। देखिए यहाँ बेसल पार्ट से निकले, ठीक, और ये जमीन के अंदर चले गए। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मेज एंड शुगर केन इसका एग्जाम्पल है, ठीक, यानी कि शुगर केन गन्ने की अगर हम बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा, ठीक। तो पहला आपका हो गया फ्लैशी टैप रूट हो गया, फर्स्ट वन इज द फ्लैशी टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज द सपोर्ट के लिए जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है। थर्ड एक है दैट इज रेस्पिरेटरी रूट की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन के लिए भी रूट को मॉडिफाई किया जाता है। यूजुअली रूट रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक, बट जब सॉयल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इन्हें ये परफॉर्म करना पड़ जाता है। जैसे इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स और इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज एरोफोर्स, इसको कहा जाता है, ठीक। न्यूमेटोफोर्स यानी कि रेस्पिरेटरी रूट में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। और ये कैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट, जैसे इंडिया की बात करो तो ये सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव प्लांट वहां पे है और उनमें आपको न्यूमेटोफोर्स आपको दिखाई देगा, ठीक। मैंग्रोव प्लांट ऐसे सॉयल में ग्रो करते हैं, ठीक, यानी कि ये ऐसे सॉयल में ग्रो करते हैं जो कि स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है। स्वैम्पी एरिया के जो सॉयल्स होते हैं, स्वैम्पी एरिया के जो सॉयल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या होती है कि उसकी अमाउंट काफी कम होता है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने टू गेट ऑक्सीजन, इनका प्राइमरी नहीं सेकेंडरी और टर्जरी रूट जो होता है, यानी याद रखिएगा ये कौन सा रूट है इनका, सेकेंडरी और टर्जरी रूट जो है वो प्रोट्रूड्स आउटसाइड यानी बाहर की तरफ निकलता है। और बाहर की तरफ निकलने के बाद इनमें क्या पाया जाता है, इनमें लेंटिसल्स पाए जाते हैं और इनमें न्यूमेटोथोड्स पाए जाते हैं। ये दो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे तो ये जो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल रहे हैं और इन्हीं में आपको क्या देखने मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये लेंटिसल्स हैं छोटे छोटे, ठीक, लेंटिसल्स हैं और ये क्या है, न्यूमेटोफोर्स कह रहे हैं और इनमें आपको लेंटिसल्स देखने मिल रहे हैं जो कि ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक। तो हमने रूट के बारे में पढ़ा, रूट के कॉमन फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके मॉडिफिकेशन और उसके मॉडिफिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है स्टेम के बारे में। स्टेम का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट किस किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ये ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इन सबको सपोर्ट कर रहा है। कंडक्शन में काम करता है, जाइलम और फ्लोएम प्लांट के अलग अलग पार्ट में जो है वाटर और फूड को सप्लाई करते हैं। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वैसे भी एक मॉडिफिकेशन का ही टाइप है, यहां मैंने लिख दिया है, पर मॉडिफिकेशन में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है, ठीक। अब इसके मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो तीन तरीके का मॉडिफिकेशन शूट में आपको देखने मिलता है। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में आपको क्या देखने मिलेगा, स्टेम ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर स्टेम ग्रो करेंगे। यूजुअली स्टेम जो होता है वो एरियल पार्ट होता है, पर यहाँ पे जमीन के अंदर स्टेम ग्रो करते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, इसके तीन एग्जाम्पल है जमीन के अंदर वाले में। पहला है राइजोम। राइजोम में आपको जो है सॉयल के नीचे, यानी मैं बोल रहा हूँ ये सॉयल है, सॉयल के नीचे ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। और हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। इनमें नोड्स और इंटरनोड्स पाया जाता है जो कि एक तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट जो है एक फीचर है किसका, स्टेम का, नोड और इंटरनोड पाया जाना, ठीक। इनमें नोड इंटरनोड काफी ज्यादा पाया जाता है और इसके एग्जांपल क्या है, जिंजर और टर्मरिक, ठीक। जिंजर आपको देखने मिलेगा और टर्मरिक देखने मिलेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक। जिंजर जो कि एक तरीके का राइजोम है और इसमें क्या पाया जा रहा है, नोड्स आपको देखने मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको इंटरनोड्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक। इंटरनोड्स भी आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक। अब
ट्यूबर की अगर हम बात करें तो ट्यूबर वो हिस्सा होता है जो कि स्वेलन स्टेम होता है। ये फूड को मेनली स्टोर करता है, और किसको स्टोर करता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को स्टोर करता है। यानी कि शुगर की बात करें तो शुगर को स्टोर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर को, स्टार्च को। इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स पाए जाते हैं, और इन बर्ड्स से क्या निकल सकता है? नया पूरा का पूरा जो है प्लांट का हिस्सा निकल सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक आलू है उसमें 4 बर्ड हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसको हम ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट के 4 जगह उसको जो है सॉइल में लगा दिया जाता है, जिससे 4 अलग अलग जो है पोटैटो के प्लांट जो है निकल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। थर्ड इज द बल्ब। बल्ब में स्टेम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको शॉर्ट देखने मिलेगा, और उसमें से क्या निकलते हैं? उसके आसपास सराउंड करते हैं कुछ ऐसे लीफ जो कि क्या होते हैं? फूड स्टोरेज और फ्लैशी लीव्स की बात करते हैं, स्वेलन फ्लैशी लीव्स होते हैं। याद रहे, जैसे आपने देखा होगा, ठीक, गार्लिक की बात करें, ठीक, गार्लिक जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक, लहसुन की बात करें, ठीक, लहसुन में देखिए ये स्टेम है, ठीक, और इसके आसपास जो सराउंड कर रहा है, जैसे मैंने बोला ये वाला हिस्सा, ये क्या है? एक फ्लैशी लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हिस्सा आपको क्या देखने मिल रहा है? स्टेम का बहुत शॉर्टेंड है, ठीक, एक तरीके से, और इसके आसपास जो भी पार्ट देखने मिल रहा है ये सब क्या है? इसका फ्लैशी लीव्स दिखाई दे रहे हैं। अनियन और गार्लिक की बात हो रही है, अंडरग्राउंड के मॉडिफिकेशन है। ठीक, राइजोम, बल्ब, और इसके अलावा क्या हो गया? ट्यूबर हो गया। 3 एग्जाम्पल। ठीक, सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये आधे तो जमीन के अंदर होते हैं, इनका कुछ पार्ट जमीन के अंदर होता है और कुछ पार्ट जमीन के बाहर होता है, यानी कि पार्टली अंडरग्राउंड एंड पार्टली जो है अबव द सरफेस आपको ये देखने मिलेंगे। ठीक, पार्टली अंडरग्राउंड और पार्टली अबव द सरफेस ये आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रनर के बारे में। ठीक, इसमें 4 चीजें हैं, रनर, सकर, स्टोलॉन और ऑफसेट। रनर की अगर हम बात करें तो रनर वो होता है, इसके बारे में बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, रनर का एग्जांपल सबसे पहले देखिएगा, ऑक्सिलिस और दूब ग्रास। जो दूब ग्रास होता है वो रनर का एग्जांपल है। इसमें होता क्या है? देखिएगा, मैंने बोला कि ये क्या है? आपका मार्जिन है, इसके ऊपर ये अबव द सरफेस है, ये आपका सॉयल वाला हिस्सा है, नीचे वाला ये वाला हिस्सा सॉयल का है। ठीक, इसमें आपको क्या देखने मिलेगा? ये मान लीजिए मेन स्टेम है, ये मैंने बोला कि दिस इज द मेन स्टेम, ये मेन स्टेम है, ये लीव्स उसके निकले हुए हैं, और ये क्या है? उसके ब्रांचेस है। मैंने बोला ये क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस में जो सबसे लोअर ब्रांचेस होगा, सबसे लोअर ब्रांच होगा, वो क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आने के बाद इसमें जो आपको देखने मिल रहा है ये पर्पल कलर का, ठीक, ये जो आपको देखने मिल रहे हैं पर्पल कलर के, इसमें इसी ब्रांच के जो नीचे आ रहे हैं उसमें क्या है? नोड पाया जा रहा है। उस नोड से क्या निकल रहा है? रूट का ओरिजिनेशन हो रहा है, और उसी से पूरा एक नया प्लांट निकल जा रहा है। और ये थोड़ी बहुत पास में होता है। ठीक, यानी कि लोअर जो पार्ट होता है, लोअर जो ब्रांच होती है वो बहुत ज्यादा लंबी ग्रो नहीं करती, हल्की सी ग्रो करेगी, तुरंत नीचे चली जाएगी। ठीक, और इससे निकलते हैं, यानी कि यहाँ देखिएगा, जो लोअर ब्रांच होगा वो अंडरग्राउंड जाएगा, उसमें जो नोड होंगे उसमें एडवेंटिशियस रूट निकलेगा। ठीक, क्योंकि रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है, तो एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, जो कि नीचे की तरफ जाएगा। नीचे के बाद अप साइड आने के बाद वो मेन स्टेम को बना ले, किसी दूसरे प्लांट के मेन स्टेम को ये बना लेगा। ठीक, रनर है ये। ठीक, इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑक्सिलिस और दूबग्रास। नाउ शक्कर की अगर हम बात करें तो शक्कर में आपको ये देखने मिलेगा कि जो कोई एक प्लांट होता है उसका जो मेन स्टेम होता है वो मेन स्टेम ही पूरा ऊपर की तरफ नहीं है। देखिए मेन स्टेम ये है, और मेन स्टेम अंडरग्राउंड भी है, नीचे की तरफ भी है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको देखने मिल रहा है ये अंडरग्राउंड भी है। ठीक, अंडरग्राउंड से ही ये कैसा ग्रो करेगा? हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, ट्रांसवर्सली ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद इसमें जो नोड पाए जाएंगे, ये नोड है मान लीजिए, उस नोड से क्या निकल रहा है? एक पूरा का पूरा नया ब्रांच निकलता हुआ, नया मेन ब्रांच और नया पूरा ट्री निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्लांट का जो मेन स्टेम होता है वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड है, उसमें हॉरिजेंटली ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है? हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, और उसमें जो नोड्स होंगे वो अराइज होंगे और मेन स्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? क्राइसेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टोलॉन की बात करें तो स्टोलॉन में ये चीज़ देखिएगा कि स्टोलॉन में क्या होता है, ये थोड़ा सा रनर की जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। इसमें जो लोअर ब्रांच होता है वो काफ़ी लंबे समय तक ग्रो करते हैं, फिर बाद में ये शार्प टर्न लेके नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे रनर में क्या था? तुरंत नीचे चला जा रहा था, मेन स्टेम ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे जो लोअर
ब्रांच होता है, मेन स्टेम का जो लोअर ब्रांच होता है, मेन स्टेम का जो लोअर ब्रांच है वो क्या है, कंटिन्यू करता है ग्रो करना, बाद में ये नीचे जाएगा और अंडरग्राउंड जाने के बाद इसमें से रूट और शूट क्या होगा, अराइज होगा। इसमें एग्जांपल क्या है, मिंट और जैस्मीन आपको देखने मिलेंगे। ठीक, ऑफसेट की बात करें तो ये वाटर की बात हो रही है, पानी में किसी प्लांट का एक लंबा सा इंटरनोड है, ये लंबा सा इंटरनोड है, और इसमें जो नोड्स पाए जाएंगे, इसमें जो बड़े बड़े नोड्स हैं उनमें से क्या निकलता है, एक बहुत पास में ही आपको गुच्छे में रूट निकलते हुए दिखाई देंगे, और इसी में गुच्छे में आपको क्या देखने मिलेगा, लीव्स दिखाई देगा। और लीव्स कैसे होंगे, सर्कुलर मैनर में होंगे। सर्कुलर मैनर को क्या कहा जाता है, रोजेट पैटर्न कहा जाता है। और रोजेट पैटर्न लॉन्ग इंटरनोड है, रोजेट पैटर्न आपको देखने मिलेंगे। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइसिंथ जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो चार चीज़ हमने पढ़ लिया। सब एरियल मॉडिफिकेशन चारों को अगर आप देखोगे तो अंडरग्राउंड भी है, अंदर भी है, और थोड़ा सा बाहर की तरफ भी आपको देखने मिल रहा है। दिस इज द सब एरियल मॉडिफिकेशन। नाउ एरियल मॉडिफिकेशन जो कि हवा में देखने मिलती है, इसमें दो एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक, पर अभी इसको ही देखेंगे बस, सिर्फ दो ही। ठीक, स्टेम टेंड्रिल्स की बात करें तो इसमें जो स्टेम होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और जो कि किस में मदद करते हैं, किसी भी प्लांट को चढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि इनका मेन स्टेम काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत जो है लाइट वेटेड होता है, पतला होता है। तो अगर ये एक ही जगह से इतने बड़े से ग्रो करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए इनको सपोर्ट, इनको बड़ा होने के लिए क्या होता है, इनमें जो स्टेम होती है अपने आप को मॉडिफाई करके क्लिंगिंग में हेल्प करती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटा एग्जाम्पल है। जैसे डायग्राम में आपको देखने मिल रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ठीक, ये आपका जो है क्वाइल्ड शेप है, और ये पूरा देखिए क्या कर रहा है, ठीक, पकड़ ले रहा है किसी भी स्ट्रक्चर को और ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। ठीक, स्टेम थॉर्न्स की अगर हम बात करें तो स्टेम थॉर्न्स में मेन स्टेम क्या हो जाता है, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। वो मतलब मेन स्टेम है, मेन स्टेम एक हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर को बना लेता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ये, जो कि क्या होता है, मेन हेल्प किस में करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और बोगनविला जो होता है उसमें देखने मिलेगा। ये देखिए एग्जाम्पल, ये आपको देखने मिल रहा है, कांटे की तरह आपको देखते ही मिला हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो आपके तीनों जो है मॉडिफिकेशन स्टेम के हमने पढ़ लिया। पहला अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल, और तीसरा क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन। पहला टॉपिक हमारा होता है खत्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हीमोडायलिसिस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक, हीमोडायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ी, इस टॉपिक को हम लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा था, एलिमेंट्री एक्सचेंज, मतलब कि हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन करके चैप्टर का नाम था। ठीक, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक, हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करें तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा कंडीशन है जब आपका किडनी काम करना बंद कर देता है, यानी कि ये तरीके का क्या है, करेक्शन, एक ट्रीटमेंट है जो कि किसके कारण आता है, जब एक मेडिकल कंडीशन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल फेलियर, जिसको हम क्या कहते हैं, जब रीनल फेलियर होता है, यानी कि रीनल फेलियर के कारण, रीनल फेलियर के कारण की अगर हम बात करें तो रीनल फेलियर के कारण क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, हीमोडायलिसिस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। हीमोडायलिसिस के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं पहले, कि जो हीमोडायलिसिस होता है वो इन्वॉल्व्स क्या करता है, काम क्या करता है, ये काम करता है कि सेपरेट करता है किसको, मेटाबॉलिक वेस्ट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ सकते हैं, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़। इसके अलावा और भी वेस्ट मटेरियल्स आते हैं, जैसे हो गया ऑक्सलेट्स हो गया। ठीक, जैसे हम बात करें कि इसके अलावा क्या हो गया, ऑक्सलेट्स हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि शरीर में जब कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक, उनको हम ब्लड से क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, जो कि काम किसका था, किडनी का था, पर किडनी कर नहीं पा रहा है, रीनल फेलियर हो चुका है, जिसके कारण हमें ये करना पड़ रहा है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं हम लोग, यहाँ डायलिसिस नाम के प्रोसेस के थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, हीमोडायलाइजर, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी दिया गया है। ठीक, इसमें एक फैक्ट की बात जान लेते हैं कि डायलाइजर फ्लूइड होता है, यानी डायलाइजिंग जो मशीन होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही होता है, यानी जितना ब्लड प्लाज्मा, जो भी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के प्लाज्मा का है वही डायलाइजिंग फ्लूइड का भी होता है। ठीक, एक्सेप्ट
नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यानी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होगा उसको छोड़ के बाकी सारा कंपोजिशन सेम होता है डायलाइजिंग फ्लूइड का। अब डायलिसिस की अगर हम बात करें, डायलिसिस के दौरान होता क्या 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 स्टेप लिए जाते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले ब्लड को निकाला जाता है, क्योंकि ब्लड को ही फिल्टर आउट करना है। हमारे बॉडी में जो नेचुरल फिल्टर है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें बाहर से उसको फिल्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्लड को निकाला जाता है एक आर्टरी के थ्रू, एक कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू निकाला जाता है, जिसको हम लोग रेडियल आर्टरी कहते हैं। ठीक, एक रेडियल आर्टरी करके आर्टरी है, उसके थ्रू जो है ब्लड को पोर आउट किया जाता है। इसको ठंडा किया जाएगा, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा। इसमें मिक्स किया जाएगा हिपैरिन को, जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, क्योंकि ब्लड बाहर निकलने के बाद जो है कोगुलेट ना कर जाए, जम ना जाए, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एंटी कोगुलेंट ऐड किया जाता है। ठीक, फिर उसको पास कर दिया जाएगा किसमें, सेलोफिन ट्यूब में, जो कि डायलाइजर मशीन का हिस्सा है। डायलाइजर मशीन में क्या होता है, जैसे ये डायलाइजर मशीन है, इस डायलाइजर मशीन में सेलोफिन ट्यूब्स पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे करके सेलोफिन ट्यूब्स है, इसी सेलोफिन ट्यूब में इसको डाला जाता है और इसमें सेलोफिन ट्यूब्स में जो ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो भी ब्लड जा रहा है उसमें जो है नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है बाहर नहीं है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है सेलोफिन ट्यूब, और बाहर सारी चीजें निकल जाती हैं जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होगा। फिर अब जैसे ही ब्लड साफ हो गया, सब निकल गया, तो ब्लड साफ हो गया, उसको बाहर निकाला जाता है। अब उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से गर्म किया जाएगा और बाद में उसको क्या करते हैं, पहले हेपेरिन डाला था, अब उसको एंटी हेपेरिन डालेंगे और उसको वापस से हम कहाँ डाल देंगे, अपने बॉडी में वेन्स के थ्रू डाल देंगे, याद रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, उसको जान लेते हैं। ठीक, किडनी कितनी खराब है, किडनी का कंडीशन कैसा है, कितना ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, या फिर हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का, हीमोडायलिसिस रेगुलर इंटरवल में परफॉर्म करना ज़रूरी है, वरना पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक, इसमें इसको देख लीजिएगा, इसमें स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, पेशेंट के ब्लड को ड्रेन किया जा रहा है आर्टरी के थ्रू, ब्लड में हेपेरिन मिक्स किया जा रहा है, सेलोफिन ट्यूब में पंप किया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को निकाला जा रहा है, वापस उसमें एंटी हेपेरिन मिक्स कर रहे हैं और क्लीन ब्लड को हम कहाँ डाल दे रहे हैं, वेन्स में डाल दे रहे हैं। ठीक, इसका डायग्राम भी आपको देखने मिल जाएगा कि कहाँ से निकाला जा रहा है, आर्टरी से निकाला जा रहा है, ब्लड को आउट किया गया है, डायलाइजर मशीन में डाल दिया गया है, फिर बाद में जो डायलिसिस हो रहा है इसमें जो भी सोल्यूशंस वगैरह हैं, और बाद में ब्लड को वापस से हम कहाँ डाल दे रहे हैं, अपने बॉडी में फ्लो करके डलवा दिया जा रहा है। तो आपका हीमोडायलिसिस जो है वो भी यहाँ पे होता है खत्म। थर्ड टॉपिक इज द वायरस। ठीक, वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस एक तरीके का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये सबसे छोटा है। वायरस जो एक तरीके से हम बात करें बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनसे भी छोटे हैं। ठीक, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी बाहर निकल सकते हैं, यानी कि छन्नी होती है जो बैक्टीरिया को पकड़ लेती है उससे भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं। ठीक, तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ए सेलुलर है, यानी कि सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, ना ही कोई सेल मेम्ब्रेन है, ना ही कोई न्यूक्लियस है, कुछ भी इसके पास नहीं है। और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और ये रेप्लिकेट करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जाके करेंगे, यानी कि बॉडी के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, यानी कि अगर मैं फ्री लिविंग की बोलूँ तो फ्री लिविंग में ये डेड जैसे बिहेव करते हैं और किसी के अंदर चले जाएंगे, लिविंग होस्ट के अंदर चले जाएंगे तो ये जिंदा के जैसे बिहेव करेंगे और अपने बॉडी को रेप्लिकेट करने लगेंगे। ठीक, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहा जाता है। और इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट है, इन्फेक्शन कर सकते हैं, किसी को बीमार कर सकते हैं, किसी के बॉडी के अंदर अटैक कर सकते हैं। और कहाँ करते हैं, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जा सकते हैं ये। और ऑब्लिगेट यानी कि ज़रूरी है, इसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, इनको जो है बॉडी किसी का होस्ट का ऑर्गेनिज्म की बॉडी चाहिए, उसके सेल के अंदर ही जाके ये क्या करेंगे, अपने आप को जो है सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में। ठीक, क्या डिस्कवर किया था, सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस इज द टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड जो है इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स जो कि पॉजिटिव एजेंट होते हैं किसके, मोज़ैक नाम के डिसीज, यानी कि टोबैको नाम के एक प्लांट में एक मोज़ैक यानी धब्बेदार उसकी लीव्स में जो है
डिसीज होता है और इसको कॉज करने वाले कुछ माइक्रोब्स होते हैं, पर वो इतने छोटे होते हैं, उनको लगा, देखो डिमित्री इवानोव्स्की की बात करें तो उनको लगा कि बैक्टीरिया ही होगा, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू वो छानने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें भी ये नहीं आ रहा था। इसका मतलब बैक्टीरिया से भी क्या है, ये छोटा है, ठीक, और इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया, ठीक, वायरस, और इसका मतलब क्या होता है, वेनमस फ्लूइड होता है, ठीक। MW बीजरनिक की बात करें, इसमें ईयर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1898 में इन्होंने शो किया, एक्सट्रैक्ट किया, इन्होंने क्या किया, एक इन्फेक्टेड टोबैको मोज़ैक वायरस से इन्फेक्टेड एक प्लांट को लिया, उसकी पत्तियों को क्या कर दिया, क्रश किया, उसका एक लिक्विड बनाया, उस लिक्विड को उन्होंने क्या किया, किसी अनइन्फेक्टेड हेल्दी प्लांट में जब डाला तो देखा बीमारी हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये जो लिक्विड मैंने निकाला है, जो इन्फेक्टेड प्लांट से निकला है, ठीक, उसमें कॉजेटिव एजेंट देखने मिल रहा है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया, उस लिक्विड का नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, यानी कि कंटेजियस है, यानी ये बीमारी कर सकता है, ठीक। WM स्टैनली ने इसको सबसे पहले बैक्टीरिया को बताया कि ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकता है, और मेनली क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने मिलेगा, प्रोटीन देखने मिलेगा, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो मेन पार्ट देखने मिलते हैं, ए सेलुलर है, ठीक, पूरा सेल जैसा कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, पर इसमें दो चीज पाई जाती है, एक न्यूक्लिक एसिड और एक कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड या तो DNA होगा या तो RNA होगा, एक साथ कोई भी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा कैप्सिड की अगर हम बात करें तो कैप्सिड में प्रोटीन का कोट होता है, सराउंडेड जो है न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करने वाला प्रोटीन का कोट, इसकी को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड में जो भी प्रोटीन होती है उसमें प्रोटीन जो है पॉलीमर की तरह काम करते हैं, उसमें छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, प्रोटीन की यूनिट्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक। यहाँ देखिएगा, इन्फेक्शन की बात करें तो प्लांट और एनिमल दो लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनमें वायरस इन्फेक्ट करते हैं। वैसे तो वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया में भी जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिनको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, ठीक। इन्फेक्शन, प्लांट में इन्फेक्शन अगर करेगा तो मोनली कैसा वायरस करेगा, जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपको देखने मिलेगा, ठीक। इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले ज़्यादातर वायरस जो होते हैं उनमें RNA होता है, वो भी सिंगल धागे वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक। एनिमल्स में, ठीक, एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाले में से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA दोनों जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी इनमें इन्फेक्ट कर सकता है। कुछ बीमारी जो एनिमल्स में होती है, जैसे मम्स की अगर हम बात करें तो मम्स वायरस के थ्रू होता है, इसके लिए वैक्सीन भी आती है जिसको कहते हैं MMR वैक्सीन, ठीक, MMR वैक्सीन, ठीक। मिशल, मम्स एंड रूबेला, तीन बीमारी होती है, मिशल्स, मम्स और रूबेला, उसमें मम्स जो है यानी तीन बीमारी के लिए एक जो है वैक्सीन लगाई जाती है, तो उसमें मम्स के लिए भी लगाई जाती है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के थ्रू होता है, ठीक, वेरियोला वायरस, VARV यानी वेरियोला वायरस, ठीक। हर्पीस की बात करें तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HSV कहा जाता है इसको। इन्फ्लुएंजा के लिए बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एड्स है, जो कि HIV वायरस, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और जो कि एक वायरस के थ्रू होता है जिसका नाम क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्लास 12th में आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक। सिम्टम्स प्लांट में होने वाले, अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स प्लांट में देखने मिल सकते हैं। पहला, मोज़ैक फॉर्मेशन, मालूम है टोबैको मोज़ैक वायरस क्या कर रहा था, मोज़ैक नाम का डिसीज कर रहा था, यानी धब्बेदार स्ट्रक्चर, यानी कि एक लीफ है, उस लीव्स में आपको ऐसे धब्बेदार स्ट्रक्चर्स लीव्स में दिखाई दे सकते हैं, ठीक। लीफ की रोलिंग कर सकता है, लीफ को रोल कर सकता है, लीफ को कर्ल कर सकता है, ठीक, लीफ को ऐसे जो है लीफ की कर्लिंग कर सकता है, ऐसे मोड़ देगा, रोलिंग कर देगा, काफ़ी ज़्यादा रोलिंग कर देगा, ठीक। इसके अलावा येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ठीक, येलोइंग यानी कि क्लोरोसिस कहा जाता है, यानी कि इसमें से क्लोरोफिल को हटा देगा तो लीफ कैसे हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, और वेन्स को भी साफ कर सकता है, क्लियर कर सकता है। ड्वार्फिंग यानी प्लांट के ग्रोथ को रोक देगा, बौना हो जाएगा पौधा स्टैंड ग्रोथ के कारण, ठीक। तो ये सारी चीजें वायरस के कुछ जो है इन्फेक्शंस और डिसीज और उसके सिम्टम्स हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला डिस्कवर्ड वायरस है, इसको डिस्कवर किसने किया था, डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में। स्ट्रक्चर रॉड शेप का आपको देखने मिलेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक, हेलिकल सिमेट्री होती है इसकी, ठीक। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपको देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देखने मिल रहा है, क्योंकि प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला वायरस ही इन्फेक्ट करता है, ठीक।
प्लांट में सिम्टम्स क्या देखने मिलेगा, मोज़ैक पैटर्न, लाइट और डार्क पैचेस दिखाई देंगे, ठीक, और बिकम रिड्यूस्ड एंड लीफ में बिकम डिस्टॉर्टेड, यानी कि लीफ खराब हो जाती है इससे, ठीक। टीएमवी वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज बाई डब्ल्यू.एम. स्टैनली। डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने 1935 में जिस वायरस को क्रिस्टलाइज किया था वो टीएमवी वायरस था, ठीक। साइंटिस्ट ने इसका इस्तेमाल करके काफ़ी स्टडीज़ की हैं। इसमें देखो आरएनए कैप्सिड यानी कि प्रोटीन की कोट होती है जिसमें कैप्सोमियर छोटे छोटे होते हैं। देखो एक जो है वो कैप्सोमियर है, सभी को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा, कैप्सिड कहलाएगा। और कैप्सिड के अंदर ही क्या देखने मिलता है आपको, इसके अंदर होता है, ये बाहर मैंने निकाला है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो आरएनए इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। टोबैको मोज़ैक वायरस इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जो कि रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का टॉपिक है। इसमें देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, हमारा सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, आई थिंक जहाँ तक है 2 ही टॉपिक बचा है, उसको देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी यानी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं, ठीक, नॉर्मली भी और फोर्सफुली भी, ठीक। कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने बॉडी से एक्सहेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नॉर्मली भी और एक तरीके से फोर्सफुली भी। और अगर फोर्सफुली निकाल रहे हैं तो कितना बच जा रहा है हमारे लंग्स के अंदर एयर, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी जान सकते हैं कि हमारा लंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना स्टोरेज की कैपेसिटी इसके पास आपको देखने मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड कैपेसिटीज भी पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम। एक चीज़ तो हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, यानी कि एक एवरेज मैन का ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में कितना होता है, 12 से 16, ठीक, यानी कितना होता है 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स जो है आपका जो है हेल्दी मैन क्या कर सकता है, नॉर्मल पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ब्रीथिंग को कर सकता है, ठीक। इसमें एक बार के जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जा रहा है, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने अंदर लिया, इनहेल किया, और कितना एक्सहेल किया, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में हम कितना वॉल्यूम ऑफ जो है एयर को हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं या तो एक्सहेल कर सकते हैं, वो 500 ml है, हाँ। और अगर 500 ml है, ठीक, और 1 मिनट में हम 12 बार सांस ले रहे हैं तो ठीक 1 मिनट में कितना ml हम कर रहे हैं, 6000 ml यानी 6 लीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और अगर उसी को हम लोग 500 को हम लोग 16 टाइम सांस ले रहे हैं तो 8000 ml यानी कि 8 लीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। सेकेंड आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी कि नॉर्मली हमने क्या कर रहे थे, हम नॉर्मल सांस ले रहे थे यानी टाइडल वॉल्यूम के ले रहे थे, पर अगर बोला गया अचानक से तेज से सांस लीजिए, ठीक, यानी कि फोर्सफुली इनहेलेशन करिए, तो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करिए, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से सांस भरते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यानी टाइडल वॉल्यूम तो गया ही गया 500 ml, ठीक, पर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर भी हमारे लंग्स के अंदर गया है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, बहुत तेजी से जब फोर्सफुली सांस लेगा तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर गया है, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसको हम क्या कहते हैं, 2500 to 3000 ml यानी 2.5 से 3 लीटर की बात हो रही है, ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप ले सकते हो। अब सेम वही चीज़ है कि कितना एक्स्ट्रा हम निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, यानी कि फोर्सिबली एक्सपिरेशन के दौरान एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर कितना निकाला जा सकता है, वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो 1000 to 1100 ml होता है। तो ये आपके कैपेसिटीज है। नॉर्मली 500 अगर फोर्सफुली ले रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, 2.5 लीटर से 3 लीटर, और अगर फोर्सफुली निकाल रहे हैं तो 1000 से 1100 ml आपको देखने मिलेगा, ठीक। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी फोर्सिबल एक्सहेलेशन किया, फोर्सिबल एक्सहेलेशन में हमने टीवी भी निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली जो निकालते थे वो भी, एडिशनली जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यू बचा हुआ, सब चीज निकालने के बाद जो बचा हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 ml होता है, ठीक। अब इन सब को जोड़ जाड़ के हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को पता कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम कितने अमाउंट ऑफ एयर को भर सकते हैं, तो भरने में हमने क्या किया, एक नॉर्मली जो भर सकते हैं वो टाइडल वॉल्यूम हो गया, टीवी, ठीक। साथ ही साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी भर सकते हैं, तो दोनों को मिला के क्या हुआ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। कितना हम जो है निकाल सकते, एक्सपायरेटरी कितना कैपेसिटी है कि हम जो है वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें टीवी हम बाहर निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम को, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को निकाल सकते हैं, तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी।
ठीक। इसके अलावा तीसरा क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम जब भी एक तरीके से यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स ऑफ आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि हमने नॉर्मल सांस छोड़ा तो हमने सिर्फ टीवी निकाला, एक्स्ट्रा वाला भी हमारे लंग्स के अंदर है और बचा वाला भी हमारे लंग्स के अंदर, यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमारे लंग्स में ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों बच जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC कहा जाता है। ठीक। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, यानी कि हमने क्या किया, फोर्स एक्सपिरेशन के थ्रू सब बाहर निकाल दिया। सुना ध्यान से, फोर्स एक्सपिरेशन के थ्रू हमने अगर निकाला तो हमने क्या क्या निकाला, टीवी निकाला प्लस ERV निकाला, दोनों को हमने निकाल लिया है। पर जब हम इनहेलेशन करेंगे तो इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा यानी एडिशनल जितना अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं, तो ये दोनों तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ IRV को भी ले लेंगे, यानी कि हमने टीवी भी ले लिया, ERV भी ले लिया, IRV भी ले लिया, जिसको क्या कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी, VC वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक। और जब तीनों को ले लिया, पहले से हमारे लंग्स में क्या था, रेसिडुअल वॉल्यूम था, तो हमारे बॉडी में क्या आ गया, हमारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम आ गया। ठीक। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया और रेसिडुअल वॉल्यूम तो पहले से ही था। तो इतनी पूरी की पूरी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं, ये हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी है। दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक। तो ये कैपेसिटीज़ आप पता कर सकते हो, इसके सारे डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। इसका एक जो है फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक। ये आपका क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल, अगर एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो लेंगे टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ उसको IRV कहा जाता है। फिर उसके बाद हम अगर टाइडल वॉल्यूम ये वाला हिस्सा है, उसके अलावा जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर होगा दैट इज कॉल्ड एज ERV कहा जाएगा। ठीक। दोनों हो गया। और जो हमारे बॉडी में रह जा रहा है सब चीज़ निकालने के बाद, ठीक, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना हम निकाल रहे हैं उसके बाद जो बच रहा है उसको क्या कहा जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक। टीवी और IRV दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक। टीवी और ERV को मिला के हम क्या कहते हैं, EC यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक। जब नॉर्मल एक्सपीरेशन हमने कर दिया, नॉर्मली हमने एक्सपीरेशन कर दिया तो हमारे लंग्स में क्या बनता है, हमारे लंग्स में ERV बचेगा और RV बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक। हमने फोर्सिबल एक्सक्रीशन कर दिया, यानी फोर्सिबल एक्सक्रीशन ERV फोर्सिबल एक्सक्रीशन कर दिया और उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर लिया ये पूरे को क्या कहा जा रहा है, ठीक, इस पूरे को कह रहे हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। और इन तीनों को लेने, वाइटल कैपेसिटी को लेने के बाद बचा क्या है, RV अभी हमारे बॉडी में है, इसको क्या कहा जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक। लास्ट, आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये, हाँ लास्ट टॉपिक है विच इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और उसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें कुछ, कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स की बात करें तो NCERT में से 3 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला एज्मा। एज्मा की बात करें तो इसमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। ठीक। ब्रीथिंग में क्या होती है, डिफिकल्टी आपको देखने मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी होती है, सफोकेशन जैसा फील हो सकता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रोंकाई होती है, ठीक, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल ये सब क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है। नैरो होने के कारण जगह बंद दब गई, एयर जब पास होता है तो उसमें से वीजिंग लाइक यानी कि विसल के जैसा साउंड दिखाई देता है। एक्सेस म्यूकस के सिक्रीशन के कारण या तो लाइनिंग स्वेल हो जाएगी, लाइनिंग अगर इतनी बड़ी थी, लाइनिंग स्वेल हो गई है तो जगह कम हो जाएगा, और जब एयर जाएगा तो इसमें से दिक्कत होगी जाने में। डिक्रीज द ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी कि उसके जो अंदर के कैविटी होती है, जगह होती है, वो डिक्रीज हो रही है और वीजिंग सीटी की जैसी आवाज आपको देखने मिलेगी एज्मा में। ठीक। सेकंड वन इज एम्फाइसेमा। ये मेन किसके कारण होता है, स्मोकिंग के कारण होता है। और ये एबनॉर्मल डिस्टेंशन इन द एल्वुलाई, यानी कि एल्वुलाई की डिफ्यूजिंग सरफेस को ये क्या करता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक। इन्फ्लेमेशन करता है, सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, एल्वुलाई की कम कर रहा है, जिसके कारण डिफ्यूजन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन जा नहीं पाता है। ठीक। और धीरे धीरे आपका लंग्स जो होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक। एम्फाइसेमा स्मोकिंग के थ्रू होता है। और उसके अलावा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन यानी कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे काम करने के कारण जो होता है आपके बॉडी में जो भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए आप कोल माइन में काम कर रहे हैं, कॉटन के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कॉटन डस्ट, सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सिलिका डस्ट, तो वो सब आपके बॉडी में आ सकता है। सिलिका डस्ट हो गया, सिलिकोसिस कहते हैं अगर बॉडी में आ गया। एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टोसिस कहते हैं। ठीक।
फाइब्रस फॉर्मेशन और फाइब्रोसिस कहते हैं इसको, फिब्रोसिस जो है फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपको एलर्जिक सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं और बाकी सारी बीमारियां हो सकती हैं लंग से रिलेटेड। ठीक, तो ये तीनों के तीनों जो बीमारी हैं वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ज़्यादातर ये थोड़ा बहुत अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी है, पर ये तीनों के तीनों मेजरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लंग्स को अफेक्ट करते हैं, दिक्कत कर सकते हैं। ठीक, अब डिसऑर्डर्स के का बाद जो है सिम्टम्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक ऐसी जो बीमारी होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो ये एक तरीके का डिसीज है जो कि लंग्स को इफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को डिस्टर्ब करता है और नॉर्मल ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक, कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले खांसी आना, कफिंग की बात करें, लगातार जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इरिटेशन हो रहा है तो खांसी आएगी। जिसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिसको डिस्पनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पनिया, यानी कि सांस लेने में जो है शॉर्टनेस, यानी आपने फोर्सफुली जो है इनहेल करने की कोशिश की पर आपको लग रहा है कि आपके लंग्स में जो है इतनी हवा भरी नहीं पाई। ठीक, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिस्पनिया। ठीक, ब्रिथलेसनेस भी कहते हैं। वीजिंग की बात करते हैं, सीटी जैसी आवाज़ जो कि आजमा में देखने मिलती है। चेस्ट पेन और टाइटनेस की बात करो, चेस्ट ऐसा लगता है कि आपका कंजस्ट हो गया है, काफ़ी जकड़ गया है, और ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को भी बताता है, लंग से रिलेटेड भी और हार्ट। नेक्स्ट इज एक्सेस म्यूकस और फेलगम की बात करें तो स्पूटम, यानी कि एक्सेस म्यूकस जो होता है थिक होकर जो है स्पूटम के थ्रू बाहर निकलता है। वाइटिस भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है। ये म्यूकस होता है जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे आप जो है बाहर निकालते हैं। ठीक, रैपिड ब्रीथिंग, यानी कि बहुत तेजी से आप हल्का सा दौड़े, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हैं, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निया, जिसको कहते हैं टेकिपनिया कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, साइनोसिस का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कैफनिया कहते हैं। CO2 के लेवल के बढ़ने को हाइपर कैफनिया कहते हैं। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं आपको ब्लूइश कलर के दिखाई देंगे, जैसे नेल्स का ब्लू हो जाना, लिप्स का ब्लू हो जाना, ठीक, फिंगर्स का ब्लू पड़ जाना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपके ऑक्सीजन की कमी को दर्शाते हैं। फटीग यानी कि थकान, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा। ठीक, ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और फीवर किसी बीमारी में देखने मिलती है, जैसे निमोनिया हो गया और TB हो, ये बैक्टीरियल डिसीज़ हैं जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, और इन सब के होने के कारण जो है आपको फीवर जैसा फील होगा, क्योंकि बॉडी डिफेंस में बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा लेती है। ठीक, निमोनिया में एक और चीज़ देखने मिलता है, फीवर क्या से आता है, फीवर विथ चिल्स आता है, यानी ठंड लग के बुखार आती है। ठीक, फीवर विथ चिल्स कहते हैं इसको। ठीक, ठंड लग के बुखार आपको देखने मिलेगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।